सौरमंडल है, अकबकाइए मत ज्यादा। सौरमंडल सोलर सिस्टम, देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, सोलर सिस्टम प्रश्न पूछा गया है यहां से, और बहुत टफ प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है, समझ गए। आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, बस थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करवा देते हैं, याद करवा देते हैं, ठीक है। सौरमंडल देखिए, जैसे आप समझिएगा, जैसे मम्मी पापा दादा दादी, आप, आपकी बहन, सबको मिलाकर एक परिवार बनता है, वैसे ही सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह, सबको मिलाकर एक परिवार बनता है, जिसको सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं, जिसको सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। तो सौर परिवार के अंतर्गत सूर्य आता है, ग्रह आता है, उल्का पिंड आता है, उपग्रह आता है, क्षुद्र ग्रह आता है। ये सभी के सभी सौर परिवार के अंग होते हैं, सौर परिवार के अंग होते हैं। अब अगर हम देखें सौर परिवार में मुखिया कौन होता है, सौरमंडल का मुखिया कौन होता है। जैसे हमारे परिवार में मुखिया पिताजी होते हैं, पिताजी कमा कर लाते हैं, सब बैठ के खाते हैं, समझ गए। तो वैसे ही सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य, सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है, यह बात हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि जो आपको सूर्य होता है, एकमात्र सूर्य होता है जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश है। सौर परिवार में, सौरमंडल के सदस्यों में एकमात्र सूर्य होता है जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, अपना उष्मा और प्रकाश होता है। और ध्यान दीजिएगा भाई लोग, वैसे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, उसको हम लोग तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तारा। तो वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तारा। क्या कहते हैं, तारा। तो अब सूर्य के पास अपना उष्मा और प्रकाश है, तो क्या हम लोग सूर्य को तारा कह सकते हैं, हाँ या ना। तो सूर्य एक क्या है, तारा है, क्योंकि इसके पास अपना उष्मा और प्रकाश। अब जैसे परिवार में एक पिताजी कमाते हैं, सब बैठ के खाते हैं, वैसे ही सौरमंडल में, सौर परिवार में सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह सब उष्मा प्राप्त करता है और सब प्रकाश प्राप्त करता है, समझ गए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही सौर परिवार के सभी लोग जो है लाभान्वित होते हैं, सभी लोग को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। सौर परिवार में एकमात्र तारा है सूर्य। सौर परिवार में एकमात्र तारा सूर्य है, क्योंकि सौर परिवार के अंतर्गत एकमात्र सूर्य के पास उष्मा और प्रकाश होता है। बाद बाकी जितने भी आकाशीय पिंड है, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, उल्का हो, क्षुद्र ग्रह हो, किसी के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है, जिस वजह से वो तारा नहीं माना जाता है। जैसे कि 8 ग्रह है, उपग्रह है, किसी को भी तारा नहीं माना जाता, किसी को भी तारा इस वजह से नहीं माना जाता है क्योंकि इन सभी के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है। आशा करते हैं समझे होंगे। वहीं अगर हम ब्रह्मांड की बात करें, समझिए यूनिवर्स की बात करें, सौर परिवार की नहीं, सौर परिवार में एकमात्र तारा सूर्य। वहीं अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में अनेकों तारे होते हैं, ब्रह्मांड में अनेकों तारे होते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। अब देखिएगा भाई लोग, सूर्य, देखिए सूर्य के नजदीक में मरकरी, कौन है, मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून। तो अब देखिएगा सौरमंडल में 8 गो ग्रह है, और सौरमंडल में जो 8 गो ग्रह है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी को हम लोग बुध कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बुध। वेनस को हम लोग शुक्र कहते हैं, क्या कहते हैं, शुक्र। अर्थ को हम लोग पृथ्वी कहते हैं, और मार्स को हम लोग मंगल कहते हैं, मार्स को हम लोग क्या कहते हैं, मंगल। जुपिटर को हम लोग बृहस्पति कहते हैं, क्या कहते हैं, बृहस्पति।
बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को हम लोग शनि कहते हैं, क्या कहते हैं शनि, यूरेनस को हम लोग अरुण कहते हैं, और नेपच्यून को हम लोग वरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं भाई लोग, जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सबसे नजदीक में आप देख सकते हैं बुध है, और वहीं सबसे दूर में आप देख सकते हैं नेपच्यून यानी वरुण है। मतलब क्या हम यहां पर यह बात कह सकते हैं सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण, हाँ या ना कह सकते हैं? फिर देखिए मरकरी, वेनस, अर्थ, तीसरा स्थान पर अर्थ है, मतलब तीसरा स्थान पर पृथ्वी है, मतलब सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह पृथ्वी है। क्या हम ये बात कह सकते हैं, हाँ या ना? ये बात समझ में आया? तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह, तीसरा नजदीक का ग्रह, तीसरा नजदीक का ग्रह पृथ्वी। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई लोग, एक बात बताइएगा, आप खुद कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है? कॉमन सेंस का बात है और समझ करके याद रखिएगा तो याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। अब देखिए ये सन है, ये मरकरी है, तो मान लीजिए कि इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन मान लीजिए कि ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, समझ गए? इसकी परिक्रमा करना है, कोई वस्तु ए है, समझिए कोई व्यक्ति ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है, डी यहां है, ई यहां है, समझ गए? तो एक बात बताइएगा, ए को इसकी परिक्रमा करना है, ए को इसकी परिक्रमा करना है, समझ गए? अब ई को इसकी परिक्रमा करना है, तो ई को इसकी परिक्रमा करना है। तो एक बात बताइएगा भाई लोग, ए का परिधि इस संदर्भ में कम हुआ और वही ई का परिधि इस संदर्भ में क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो परिधि ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम? तो डिस्टेंस ए के लिए कम या ई के लिए कम? किसके लिए? ए के लिए कम और ई के लिए ज्यादा। तो अब आप खुद सोचिए, ए इसकी परिक्रमा कम दिन में करेगा कि ज्यादा दिन में? कम दिन में। ई इसकी परिक्रमा कम दिन में करेगा या ज्यादा दिन में? क्या यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो नजदीक है वो परिक्रमा कम दिन में करेगा और जो दूर है वो परिक्रमा ज्यादा दिन में करेगा, वो परिक्रमा ज्यादा दिन में करेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ भाई लोग, अब आप देख सकते हैं कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, तो बुध परिक्रमा सबसे कम दिन में करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना? वरुण सबसे दूर है, तो वरुण परिक्रमा सबसे ज्यादा दिन में करेगा या नहीं करेगा? मतलब सूर्य की परिक्रमा बुध सबसे कम दिन में और वरुण सबसे ज्यादा दिन में, वरुण सबसे ज्यादा दिन में, समझ गए? तो अब देखिएगा यहां पर एक चीज और समझाते हैं भाई लोग, उसके बाद पुनः हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अभी तुरंत हमने आपको चर्चा किया था, देखिए कोई भी जो ग्रह होता है वो दो प्रकार का गति करता है, कोई भी ग्रह दो प्रकार का गति करता है, एक आपको घूर्णन और दूसरा आपको परिक्रमण, दूसरा आपको परिक्रमण, दूसरा आपको परिक्रमण। तो घूर्णन गति किसको कहते हैं, परिक्रमण गति किसको कहते हैं? पहली बात तो यह है कि घूर्णन गति को हम लोग परिभ्रमण गति भी कहते हैं, फिर इसे हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन। फिर परिभ्रमण गति को हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। समझ गए? रिवोल्यूशन। तो अब समझिएगा कि घूर्णन गति, परिभ्रमण, दैनिक या रोटेशन क्या होता है। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है, जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है, तो जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है, तो इसको उस ग्रह का घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति या रोटेशन कहते हैं। और इस घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है, दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी पर दिन और रात होता है तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। दूसरा, ग्रह, जैसे आप समझिएगा आपके परिवार के मुखिया पिताजी हैं, पैसा की जरूरत होगी तो किसके आगे पीछे घूमिएगा? पिताजी के आगे पीछे। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, किसी को भी उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति
की जरूरत होती है तो वह सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब जो ग्रह होता है वह सूर्य की परिक्रमा करता है। ग्रह किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य। ग्रह किसकी परिक्रमा? सूर्य। तो एक तो ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है जिसको घूर्णन गति कहते हैं। दूसरा जो ग्रह होता है वह सूर्य की परिक्रमा करता है। किसका? सूर्य की परिक्रमा। तो जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है इसी को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं, यानी रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसके कारण, समझ गए, इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है? मौसम परिवर्तन। क्या होता है? मौसम परिवर्तन। समझ गए? समझ गए। तो अब देखिएगा, ग्रह जो अपने अक्ष पर घूमता है घूर्णन, दिन और रात होता है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है परिक्रमण, इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। यह बात समझ में आया? हाँ या ना? आगे और धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा तो आगे और आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, समझ में और ज्यादा आता जाएगा। आशा करते हैं इतना बात आप समझे होंगे। अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर समझते हैं बुध। अब अगर हम बुध की बात करें तो बुध का जो परिक्रमण काल है, यानी बुध जो सूर्य की परिक्रमा करता है, बुध जो सूर्य की परिक्रमा करता है, समझ गए? कौन सा कलर यूज करे हो? ब्लैक। हाँ, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कहने का मतलब क्या? सूर्य की परिक्रमा। तो बुध जो सूर्य की परिक्रमा करता है मात्र 88 दिन में। कितना दिन में? 88 दिन में। कितना दिन में? 88 दिन में करता है। इसके बाद जो वेनस यानी शुक्र है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है 255 दिन में। कितना दिन में? 255 दिन में। फिर जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है 365 दिन में। 365 दिन में, समझ गए? इसके पश्चात मार्स, मार्स की अगर हम बात करें तो यह जो सूर्य की परिक्रमा करता है 687 दिन में। 687 दिन में। फिर जुपिटर यानी बृहस्पति, बृहस्पति जो सूर्य की परिक्रमा करता है लगभग 12 वर्ष में। लगभग 12 वर्ष में, 11 वर्ष 11 माह है, लगभग 12 वर्ष आप मान सकते हैं। सैटर्न जो सूर्य की परिक्रमा करता है वह आपको लगभग में 29 वर्ष में, समझ गए? 29 वर्ष में। और इसके पश्चात जो यूरेनस है यह सूर्य की परिक्रमा करता है लगभग में 84 वर्ष। लगभग में 84 वर्ष। और इसके बाद जो वरुण है यह सूर्य की परिक्रमा करता है 165 वर्ष में। 165 वर्ष में। मतलब आप समझिएगा यहां पर भाई लोग कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करता है। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करता है, इसी वजह से पृथ्वी पर जो एक साल होता है वो 365 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी पर एक साल 365 दिन के बराबर। बुध पर एक साल मात्र 88 दिन के बराबर। शुक्र पर एक साल मात्र 255 दिन के बराबर। मंगल पर एक साल 687 दिन के बराबर। और ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के बाद दूसरा अगर कोई ग्रह है जहां पर मानव बसने की संभावना है तो वह मंगल है। और अगर मंगल पर मानव बसेगा तो मंगल के मानवों के लिए एक वर्ष 687 दिन का होगा और पृथ्वी के लिए 365 दिन। फिर बृहस्पति के लिए एक वर्ष 12 वर्ष, समझ गए? शनि के लिए 29 वर्ष, अरुण के लिए 84, वरुण के लिए 165। समझे इस बात को? हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब देखिएगा, अब आगे समझिएगा। पृथ्वी, अगर भाई लोग हम लोग पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला। कैसा? नीला। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। समझ गए? नीला ग्रह कहते हैं, यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के 71% भूभाग पर जल है और 29% भूभाग पर स्थल है। तो पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। फिर जो मंगल है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल है। किसकी उपस्थिति के कारण? लौह ऑक्साइड। तो लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह कैसा है? लाल। तो इसे लाल ग्रह कहते हैं। फिर बृहस्पति, जो बृहस्पति है वह पीला है। बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है? पीला। समझ गया? पीला है।
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस ग्रह का रंग कैसा है? पीला। समझिए, पीला है। फिर आपको शनि, शनि का रंग काला है। कैसा है? काला। N2 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा है? काला। कैसा है? काला। फिर अरुण, अरुण हरा है। अरुण कैसा है? हरा। CH4 यानी मीथेन, मीथेन की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा है? हरा। मीथेन की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा है? हरा। समझ गए? तो अब देखिएगा, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल। मंगल को लाल ग्रह इस वजह से कहा जाता है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल कैसा दिखाई देता है? लाल। बृहस्पति SO2 की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा है? पीला। N2 की उपस्थिति के कारण शनि का रंग काला, और CH4 यानी मीथेन की उपस्थिति के कारण जो है अरुण का रंग हरा। तो आपसे पूछा जाता, लाल ग्रह किसको कहते हैं? हरा ग्रह किसको कहते हैं? काला ग्रह किसको कहते हैं? नीला ग्रह किसको कहते हैं? बताइएगा या नहीं बताइएगा? हाँ या ना? और एक बात बताइएगा भाई लोग, कॉमन सेंस का बात है, समझिए, कॉमन सेंस का बात है। सूर्य के नजदीक में बुध है तो बुध गर्म होगा, समझ गए। और सूर्य के सबसे दूर में वरुण है तो वरुण क्या होगा? क्या होगा? ठंडा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई लोग, सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं बल्कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र। क्यों होता है ऐसा जानते हैं? समझिएगा क्यों होता है, समझिएगा, आगे बताएंगे, समझिएगा, यहीं पे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सूर्य के नजदीक में बुध है तो निश्चित तौर पर बुध सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन सूर्य के सबसे दूर में वरुण है तो वरुण सबसे ठंडा है। यह सही है कि वरुण सबसे ठंडा है, लेकिन अगर हम बात करें तो बुध सबसे गर्म है? नहीं, बुध सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से बुध ग्रह सूर्य के उष्मा का अवशोषण नहीं कर पाता है। सूर्य के उष्मा का अवशोषण नहीं कर पाता है, समझ गए। वहीं बुध के बाद शुक्र है, शुक्र पर वायुमंडल है, और उस वायुमंडल में लगभग 97% से अधिक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस कारण शुक्र ग्रह सूर्य के उष्मा को काफी अवशोषित करता है। और सूर्य के उष्मा को काफी अवशोषित करता है, इसी वजह से सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाता है? शुक्र। तो सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं बल्कि शुक्र, बुध नहीं बल्कि शुक्र। और सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। बुध सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण जो है आपको ऐसा होता है। बात समझ में आया इतना? चलिए, अब देखिएगा भाई लोग, समझिएगा, अब देखिएगा, अब यहां पे थोड़ा और समझते हैं। ग्रह, उपग्रह, समझ गए, उपग्रह। ग्रह की अगर हम बात करें भाई लोग, तो जो ग्रह होता है यह सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा? सूर्य की। और जो उपग्रह होता है यह ग्रह की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा? ग्रह की। तो समझिएगा, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है। उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है, लेकिन ग्रह और उपग्रह दोनों सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, समझ गए। भले परिक्रमा दोनों एक अलग का करता है, लेकिन दोनों सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। बात कुछ समझ में आया? हाँ या ना? समझ गए। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे किस ग्रह के पास कितना उपग्रह है, इसकी चर्चा अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले भाई लोग देखिएगा, जो आपको ये मार्स है, मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में, समझिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड है, छोटे छोटे आकाशीय पिंड है। और जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है इसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, समझ गए, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करता है? मंगल का या बृहस्पति का? क्षुद्र ग्रह ना तो मंगल की परिक्रमा करता है, ना बृहस्पति की परिक्रमा करता है, बल्कि यह सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की। और इसको उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से ही होती है। किससे होती है? सूर्य से। सभी क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सरेस है,
और एकमात्र क्षुद्र ग्रह फोरवेस्टा है जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्लियर है, ये चीज है। अब देखिएगा भाई लोग, क्षुद्र ग्रह क्या है? आकाशीय पिंड है और क्या है, समझ गए। चलिए अब देखिएगा भाई लोग, किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो अब ग्रहों की अगर हम बात करें, समझ, ग्रहों की अगर हम बात करें तो किसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? नहीं है। तो उपग्रहों की अगर हम बात करें तो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। फिर अगर हम अर्थ यानी पृथ्वी की बात करें तो इसके पास एगो उपग्रह, और वो कौन है? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। इसके बाद आपको मंगल के पास दो उपग्रह, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, जिसमें डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। फिर बृहस्पति, बृहस्पति के पास जो है आपको 79 उपग्रह। फिर आपको बृहस्पति के पास जो 79 उपग्रह है उसमें आपको एक गैनीमेड है। और गैनीमेड जानते हैं, गैनीमेड उपग्रह बुध ग्रह से भी बड़ा है। जो गैनीमेड उपग्रह है बुध ग्रह से भी बड़ा है, बुध से भी बड़ा है। और गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। फिर शनि के पास आपको 82 उपग्रह, अरुण के पास आपको 27 और वरुण के पास 14। वरुण के पास 14। तो अब देखिएगा, बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं, पृथ्वी के पास एक, मंगल 2, बृहस्पति 79 और शनि 82 और अरुण 27 और वरुण 14, मतलब 14। समझ गए। तो अब बताइएगा भाई लोग, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन हुआ? कौन हुआ? शनि हुआ। इतना बात क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं। समझ गए, थोड़ा सा और समझते हैं। यहां पर हम लोग क्या समझेंगे जानते हैं? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। थोड़ा सा समझिएगा और इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। समझ गए इस कंसेप्ट को? ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और उपग्रह जो है ग्रह की परिक्रमा करता है। इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, हम लोगों को समझना है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत नहीं हो रहा है? देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, पहले वाला जो कंसेप्ट है उसको याद रखिएगा। देखिए सूर्य ग्रहण, आपको सूर्य है, सन है और अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, मून, मून। समझ गए? तो अब बताइएगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह है, इसकी किसकी परिक्रमा करेगा? किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा। इसके बाद मून है, मून उपग्रह है पृथ्वी का, किसकी परिक्रमा? किसकी परिक्रमा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। समझ गए? तो अब देखिएगा भाई लोग, एक चीज बताइएगा आप हमको, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, मून अर्थ की परिक्रमा करता है। तो एक बात बताइएगा भाई लोग, क्या ऐसी स्थिति कभी नहीं होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? कॉमन सेंस लगाइए। समझ गए? आपको पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, मून अर्थ की परिक्रमा कर रहा है, तो एक स्थिति होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपको क्या आ जाता है? चंद्रमा। समझ गए? चंद्रमा आ जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो होता यह है कि सूर्य का प्रकाश पूर्णतः पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश पूर्णतः पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। और जब सूर्य का प्रकाश पूर्णतः पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है तो यह माना जाता है कि ग्रहण लगा है और सूर्य ग्रहण लगा है। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण लगा है। और इस स्थिति को हम लोग युति कहते हैं। क्या कहते हैं? युति कहते हैं। अगर आप भाई लोग ग्रहण की बात कीजिएगा तो सीधा सा बात याद रखिएगा, ग्रहण, अगर हम ग्रहण की बात करें तो एक वर्ष में अधिक से अधिक 7 बार ग्रहण लग सकता है और ग्रहण अधिक से अधिक 7 मिनट तक लगा रह सकता है। एक वर्ष में 7 बार और अधिक से अधिक 7 मिनट तक
जिसमें सूर्य ग्रहण 4 से 5 बार, सूर्य ग्रहण 4 से 5 बार और चंद्र ग्रहण 2 से 3 बार, चंद्र ग्रहण 2 से 3 बार, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है। समझ गए? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तब हम कहते हैं सूर्य ग्रहण लगा है। इस स्थिति को हम लोग युति कहते हैं। क्या कहते हैं? युति। और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य होता है वह डायमंड रिंग के तरह दिखाई देता है। रिंग गोलाकार होता, मतलब गोलाकार दिखाई देता है। समझ गए? गोलाकार ऐसा दिखाई देता है सूर्य। समझ गए? तो बात यह है, डायमंड रिंग के तरह दिखाई देता है, आप याद रखिएगा। ये आपको सूर्य ग्रहण हो गया। इसके बाद दूसरा आपको, और एक बात और, यहां पर सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा आपको अमावास्या को होता। कब होता है? अमावास्या। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावास्या को होता है, अमावास्या को होता है। इसके बाद अगला है चंद्र ग्रहण। समझिए, अगला कौन है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। अब अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये आपको सन है, सूर्य है। समझ गए? सूर्य है, सूर्य, अर्थ है और मून है। समझ गए? अर्थ है और मून है। समझ गए? मून है। तो अब देखिएगा, समझिएगा, अब देखिएगा भाई लोग, होता क्या है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है, मून अर्थ की परिक्रमा करता है। तो जब यह परिक्रमा होता है तो इस दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को हम लोग वियुति कहते हैं। क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है। और जो चंद्र ग्रहण होता है यह हमेशा पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा। यह हमेशा आपको कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। समझ गए? और ध्यान दीजिएगा भाई लोग, युति की स्थिति हो या वियुति की स्थिति हो, वियुति में सूर्य और मून के बीच अर्थ आ जाता है। फिर युति की बात कीजिएगा तो इसमें सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, युति या वियुति अर्थात सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय में भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होता है, और चंद्र ग्रहण के समय में भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होता है। वैसी कोई भी स्थिति जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में हो, इसको हम लोग सीजीगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजीगी। तो जब भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीजीगी। मतलब प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को ऐसा होता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होता है। समझ गए? तो सीजीगी प्रत्येक पूर्णिमा और चंद्रमा को होता है। या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में हो तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? सीजीगी। क्या कहते हैं? सीजीगी। इतना बात समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं। समझिए, थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखिएगा भाई लोग, ये आपको अपना सन है, यानी सूर्य है, सूर्य है। और इसके बाद जो है इधर आपको अर्थ है, अर्थ है, यानी आपको पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, इसमें कोई डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं ना है। इसमें कोई डाउट, कोई किंतु परंतु नहीं ना है हो। अरे सीधा सा बात है, पृथ्वी ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा करता है, इसमें कौन बड़ी बात है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वह 14.98 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर जो है आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। समझिए, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करता है या परवलयाकार पथ पर करता है। परवल, समझिए, परवल देखे हैं? नहीं देखे हैं? समझ गए? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है? नहीं होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। मान लीजिए लगभग में ऐसा होता है। नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। चश्मा वाली हंस रही है। मार पटास ठीक कर देंगे। चलिए, तो अब समझिएगा, समझिएगा, यहां पर जो पृथ्वी होता है सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर या परवलयाकार पथ पर करता है, जिस वजह से एक ऐसी स्थिति होती है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक होता है और
दूसरी स्थिति यह भी होती है कि पृथ्वी सूर्य के काफी दूर होता है। और एक बात यहां पर आप याद रखिएगा, जब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, और जब कोई ग्रह सूर्य के दूर होता है तो उसकी गति घट जाती है, गति घट जाती है। पूछा जाता है जब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक होगा तो गति क्या होगा, जब कोई ग्रह सूर्य के दूर होगा तो गति क्या होगा। तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, और जब कोई ग्रह सूर्य के दूर होता है तो उसकी गति घट जाती है। याद रखिएगा। तो अब देखिएगा भाई लोग क्या होता है, समझिएगा। यहां पे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। एक स्थिति यह होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, सबसे अधिक होता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस सबसे अधिक होता है तो उस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है, और इस स्थिति को हम लोग अपसौर कहते हैं, और यह उत्पन्न होती है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को, समझिए 4 जुलाई को। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है तो उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस 15.21 करोड़ किलोमीटर, और यह स्थिति 4 जुलाई को उत्पन्न होती है। इसे हम लोग अपसौर कहते हैं, इंग्लिश में एपहीलियन। इंग्लिश भी याद रखिएगा, समझ गए, पूछा जाता है एपहीलियन। एपहीलियन, समझ गए, एपहीलियन। देखिए ओ से अधिक, ओ से अपसौर, अपसौर मतलब अधिक, अपसौर मतलब अधिक। एगो याद रख लिए, दूसरा यह खुद ब खुद रह जाएगा। दूसरा स्थिति यह होता है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो वह सूर्य के काफी नजदीक आ जाता है, और सूर्य के जब काफी नजदीक होता है तो इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, और यह स्थिति 3 जनवरी को होती है, और इसे हम लोग उपसौर कहते हैं। इंग्लिश में पेरिहीलियन कहते हैं, इंग्लिश में पेरिहीलियन कहते हैं, इंग्लिश में पेरिहीलियन कहते हैं, समझ गए। तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई। मतलब 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित होता है। तो एक बात बताइएगा, 3 जनवरी को पृथ्वी का गति अधिक होगा या घूर्णन, पृथ्वी का गति यानी घूमने अधिक होगा या कम? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को बात समझ में आया? इतना समझ गए ना? कोई दिक्कत कष्ट आपत्ति नहीं ना? तो सब बात समझाए, बहुते कुछ समझाए, क्लियर है। तो ये जो है अगले क्लास में देखेंगे, लिखने के विषय में सोचेंगे, नहीं तो लिख करके लाएंगे, हम आपको दे देंगे, और ऑनलाइन वाले PDF चढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। तो लिखा हुआ मिल जाएगा या लिखा देंगे, 2 में से एगो काम करेंगे। इतना बात समझ में आ गया ना? एक बार याद कर ले इतना। चलिए इतना पहले याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले पेज में भी कुछ बताया है, वो नहीं ना बताया? हाँ बताए तो हैं ना, नहीं बताए, हो गया है ना? चलिए बताइएगा। सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह सभी को मिलाकर एक परिवार का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? सौरमंडल का मुखिया, सौरमंडल का मुखिया सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सौरमंडल में कितने तारे? कितने तारे? और ब्रह्मांड में अनेकों। ब्रह्मांड में सौरमंडल में कितना ग्रह? कितना ग्रह? कितना ग्रह? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। क्लियर है? चलिए पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? लाल ग्रह किसको कहते हैं? लाल ग्रह काहे कहते हैं? पीला ग्रह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? काला ग्रह किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? चलिए आगे बताइए। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में? मंगल और क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करता है?
किसकी परिक्रमा? जो ग्रह सूर्य के नजदीक उसका परिक्रमण काल कम या ज्यादा, जो दूर उसका परिक्रमण काल। आगे बुध का परिक्रमण काल, शुक्र का, पृथ्वी का, मंगल का, आगे बृहस्पति का, शनि, अरुण, वरुण। चलिए आगे बताइएगा भाई लोग, बुध और शुक्र के पास कितना उपग्रह? बुध और शुक्र के पास उपग्रह है? नहीं ना है। पृथ्वी, मंगल, आगे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा, सबसे छोटा, आगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि के पास कितना? आगे शनि के बाद जो है अरुण, अरुण, वरुण। क्लियर हुआ? कोई भी ग्रह कितना प्रकार का गति, कितना प्रकार का गति? कोई भी ग्रह जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे क्या कहते हैं? और घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और सूर्य की जो परिक्रमा करता है क्या, और इसके कारण क्या होता है? क्या होता है? चलिए आगे बताइए, ग्रह किसकी परिक्रमा? उपग्रह किसकी परिक्रमा? लेकिन ग्रह और उपग्रह किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? किसके प्रकाश से? चलिए आगे बताइएगा, जब आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है? क्या लगता है? सूर्य ग्रहण कब? कब? आगे जब सूर्य और के बीच पृथ्वी आ जाता है तो क्या? और चंद्र लगता है? कब लगता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होता है। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रहण एक वर्ष में अधिक से अधिक कितनी बार? कितनी बार? अधिक कितना मिनट तक? कितना मिनट तक? सूर्य ग्रहण कितना से कितना बार? चंद्र ग्रहण कितना से कितना बार? क्लियर हुआ इतना? चलिए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होती है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस 14.98 करोड़ किलोमीटर। जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपसर की स्थिति कब होती है? कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सबसे नजदीक होता है। यह स्थिति कब होती है? 3, इतना ही ना बताए थे। क्लियर है? और आज के टेस्ट से तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आपका। आज के टेस्ट से कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए क्वेश्चन देख करके कि ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है और जो है बन रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए सौरमंडल के विषय में हम आपको कुछ बात बताए हुए थे। जहां तक हमको याद है, हम आपको ये बात बताए हुए थे, सूर्य से ग्रहों का क्रम दूरी के अनुसार, इसके बाद जो है ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, सौरमंडल में कितने तारे हैं, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, ये सब बात बताए थे कि नहीं बताए? एकदम बताए थे। समझ गए? अब आपको याद नहीं है, याद है अच्छी बात है, नहीं याद है फिर भी अच्छी बात है। समझ गए? तो 2-4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। क्या हुआ? आप बताइएगा, सौरमंडल के अंतर्गत कितने तारे हैं? एक। ब्रह्मांड के अंतर्गत, ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक तारे। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह वरुण। और एक बात बताइएगा भाई लोग, परिक्रमण काल बताए थे कि नहीं बताए थे? बुध का कितना दिन का, सूर्य का पृथ्वी का कितना दिन का, ये बात बताए थे कि नहीं बताए? सबसे कम परिक्रमण काल किस ग्रह? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा वरुण का है। और एक बात बताइएगा, नीला ग्रह किसको कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी। लाल ग्रह, पीला ग्रह, काला ग्रह, काला ग्रह, हरा ग्रह, हरा ग्रह, ये सब बात बताए हैं ना। चलिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और
पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावास्या। कब लगता है? अब। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्णिमा। एक वर्ष में अधिकतम ग्रहण कितनी बार? सूर्य ग्रहण कितना बार? 4 से 5 बार। चंद्र ग्रहण 2 से 3 बार। ग्रहण अधिक से अधिक कितना मिनट? कितना मिनट तक? यह सब बात क्लियर है? चलिए, और एक बात बताइएगा, ग्रह किसकी परिक्रमा करता है? ग्रह सूर्य का। और उपग्रह? उपग्रह। क्लियर है ये सब बात? और उपसौर अपसौर बताए थे? एकदम बताए थे, समझ गए? यानी जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करता है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य के सबसे दूर होता है तो इसको अपसौर। अपसौर कब? 4 जुलाई। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य के काफी नजदीक होता है, इसको क्या कहते हैं? उपसौर। कब? ये सब बात याद है ना? चलिए, तो अब देखिएगा भाई लोग, जहां तक पढ़े थे वहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको आप सन मान लीजिए, मतलब सूर्य मान लीजिए। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी का एक उपग्रह आपको चंद्रमा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी का उपग्रह है तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। किसकी परिक्रमा? पृथ्वी की परिक्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता भी है। आपको एक बात याद होगा कि सन और पृथ्वी, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर। जिस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है, उसी प्रकार से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर होता है। 3,84,000 किलोमीटर होता है। 3,84,000 किलोमीटर होता है। क्लियर? 3,84,000 किलोमीटर। तो अब देखिएगा भाई लोग, एक चीज बताइएगा, पृथ्वी के नजदीक में सूर्य हुआ या चंद्रमा? क्या हुआ? चंद्रमा। लेकिन एक बात बताइएगा कि आप ही लोग, हम आपको बता चुके हैं, तारा का परिभाषा आप जानते हैं या नहीं जानते? हाँ या ना? तारा सीधा सा बात है, वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपना उष्मा और प्रकाश हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तारा। और एक बात बताइएगा कि जो चंद्रमा है वो तारा है? नहीं, चंद्रमा तारा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है। तो चंद्रमा तारा नहीं है क्योंकि चंद्रमा के पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ग्रह हो या उपग्रह या उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, कोई भी सौर परिवार के अंतर्गत जितने भी आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड आते हैं, ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह, सब सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सब। तो चंद्रमा भी सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा तारा नहीं है क्योंकि इसके पास अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है। लेकिन सूर्य तारा है। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य तारा है, यह हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि सूर्य के पास अपना उष्मा और प्रकाश है। तो अब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, सही बात है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक स्थित एक आकाशीय पिंड है। क्या है? आकाशीय पिंड। वहीं अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य पृथ्वी के नजदीक स्थित एक तारा है। क्या है? तारा। और तारों की अगर आप बात करेंगे तो तारों की संख्या ब्रह्मांड में अनेकों है, और उन अनेकों तारों में पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। इसी वजह से जो पृथ्वी है उसको उष्मा और प्रकाश की
प्राप्ति सूर्य से ही होती है। जो अपना पृथ्वी है, अपने पृथ्वी को उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति सूर्य से ही होता है। किससे होता है? सूर्य से। और सूर्य से इस वजह से होता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक है। सूर्य के बाद ही कोई तारा पृथ्वी के नजदीक है। सूर्य के बाद बहुत सारे तारे हैं, जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी और भी कई सारे तारे हैं, जो कि प्रोक्सिमा सेंचुरी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के बाद आपको सूर्य के बाद पृथ्वी के दूसरा नजदीक का तारा जो है आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी है, फिर अन्य तारा है। समझ गए? तो अब देखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप समझिएगा। कथन कारण में ये क्वेश्चन हम देखे हैं पूछा गया है, तो कथन कारण में ही हम आपको क्वेश्चन बोलते हैं और आप आंसर बोलिएगा। देखिए, सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, कथन 1। कथन 2, पृथ्वी सूर्य के उष्मा और प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, कथन 2। अब ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तथा 2 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा, 1 और 2 दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा या बी? ए होगा, न हो। सबसे नजदीक का तारा है और नजदीक होने के कारण ही पृथ्वी जो है आपको सूर्य से ही उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति करता है। आशा करते हैं यह बात क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ ये बात? समझ गए? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब बताइएगा भाई लोग, जो लाइट है यानी जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ गए? यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस तय आपको प्रकाश करता है। तो अब देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। तो अब आप खुद इस बात को सोचिए कि जो प्रकाश लाइट का चाल है वो 3 लाख किलोमीटर से अधिक है। 3 लाख किलोमीटर से अधिक है पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर से अधिक पर सेकेंड है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता होगा? जोड़िएगा, घटाइएगा, तो आपको लगभग में 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि 2 सेकेंड से कम का समय लगता है। 2 सेकेंड से कम का समय लगता है, यह बात भी हम कह सकते हैं। और वहीं आप याद कीजिए, हम आपको बताए होंगे, अगर नहीं बताएं तो आप जानिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। यानी 500 मिनट का समय, 500 सेकेंड का समय लगता है, 500 सेकेंड का समय लगता है। क्लियर है? तो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड अर्थात 500 सेकेंड, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड यानी 2 सेकेंड से भी कम समय लगता है। इतना बात क्लियर? ये सब बात पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना बात याद हुआ तो बता दीजिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस 14.98 करोड़ किलोमीटर। आगे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर। अब बताइएगा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 1.3 सेकेंड या 2 सेकेंड से भी कम। अब देखिएगा भाई लोग, एक चीज बताइएगा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करेगी, हां या ना? करेगी। समझ गए? तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक स्थिति ऐसा होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक हो जाता है, और एक स्थिति ऐसा होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर हो जाता है, पृथ्वी के काफी दूर हो जाता है। ये दोनों स्थिति उत्पन्न होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सबसे दूर होता है तो इस स्थिति को हम लोग अपभू कहते हैं। अपभू यानी एपोजी। समझ गए? एपोजी कहते हैं। क्लियर है? सबसे दूर होता है तब, सबसे दूर होता है तब हम लोग एपोजी कहते हैं। वहीं
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो इसको हम लोग उपभू कहते हैं, उपभू कहते हैं। इंग्लिश में पेरीजी कहते हैं, पेरीजी, समझ गए, इंग्लिश में पेरीजी कहते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, जिस प्रकार से आप इस चीज को याद रखे हुए हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब दूर होता है तो अपसौर, समझ गए, दूर, दूर मतलब अधिक, और अ से अपसौर, अ से अपसौर, समझ गए, अ से अधिक, अ से अपसौर, तो सबसे दूर हुआ तो अपसौर, नजदीक हुआ तो उपसौर। उसी प्रकार से जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो इसको अपभू कहते हैं, और जब सबसे नजदीक होता है तो उसको उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू, उपभू कहते हैं। तो ये सब बात कुछ क्लियर हुआ है, हाँ या ना? चलिए, तो ये चीज है। अब एक चीज बताइएगा भाई लोग, जो आपको अपना सूर्य है, समझ गए, सूर्य है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है आपको नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन। देखिए नाभिकीय संलयन और विखंडन, जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, पढ़ते थे तो कंफ्यूज कर जाते थे, ठीक है, संलयन विखंडन में, और ये दोनों ऑप्शन में रहता है। तो देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है? 100 से सूर्य 100 से संलयन, 100 से सूर्य 100 से संलयन। ऐसे करके हम अपने कंफ्यूजन को दूर करके रखे हुए हैं, तो आप भी ऐसे करके याद रख सकते हैं। देखिए छोटा छोटा चीज पर थोड़ा सा सोचिएगा ना तो एकदम आपको याद हो जाएगा, समझ गए। आईएएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी लोग दिमाग लगा करके उसको याद रख लेता है, समझ रहे हैं बात को? तो दिमाग लगाइएगा तो आप दिमाग लगा करके हर चीज को याद रख सकते हैं। कोई भी बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, आपसे तो बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। एक मानव से बड़ा इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है, समझ गए, मानव से बड़ा कुछ नहीं है, समझ गए। मानव के सामने हर चीज नगण्य है, तुच्छ है, छोटा है, समझ गए। लेकिन आप लोग को लगता है कि हमसे बड़ा सब चीज है, समझ गए, आपसे बड़ा कुछ नहीं है, आप सबसे बड़ा है। और विवेकानंद कहे हैं, स्वामी विवेकानंद, जिनको हर युवा अपना आदर्श मानता, हर देशवासी अपना आदर्श मानता, खासतौर पर भारत ही नहीं विश्व के लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने यह बात कहा है कि सबसे बड़ा पाप इस संसार का अगर कुछ है तो वह है अपने आप को कमजोर समझना। सबसे बड़ा पाप इस संसार का अगर कुछ है तो वह है अपने आप को कमजोर समझना। जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझ रहा वो पापी है, वो घोर पापी है। उसके पाप का निपटारा कहीं भी नहीं हो सकता, गंगा नदी में जाकर के भी नहीं हो सकता है। तो कभी भी अपने आप को किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, समझ गए। हमेशा अपने आप को तिस्मार खां समझना है, समझ गए। जो है सो हम ही है, क्लियर है। अरे ये वाला एटीट्यूड रखिए ना, बहुत आगे बढ़िएगा, ठीक है, बहुत आगे जाइएगा। और इस एटीट्यूड के साथ साथ सही डायरेक्शन में काम कीजिएगा, तब समझ गए। इन्हें आप कहिएगा हम बड़का तिस्मार खां है, किताब कॉपी से दूर दूर तक नाता रिश्ता ही नहीं है, तो आप एकदम तिस्मार खां नहीं है। किताब कॉपी से नाता रखिए तब कहिए हम तिस्मार खां है, जे है सो हम ही है, तब धारेगा भी, तब शोभेगा भी बात। और किताब कॉपी से दूर तिस्मार खां तो कुछ नहीं, तो एकदम कमजोर अपने आप को किसी सिचुएशन में नहीं समझना है, समझ गए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आइएगा नाभिकीय संलयन। अब एक चीज है कि आपको सूर्य में किन किन तत्वों की अधिकता होती है, समझिए किन किन तत्वों की अधिकता होती है। अगर आप सूर्य की बात कीजिएगा तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। सूर्य में हाइड्रोजन 71% और हीलियम की हम बात करें तो 26.5%, बाद बाकी 2.5% अदर गैस थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता है। लेकिन सूर्य में ये दो गैस की अधिकता होती है। और ध्यान दीजिएगा भाई लोग, इस बात को तो आप याद रखिएगा ही, साथ ही साथ जिस प्रकार से सूर्य में ये दो तत्वों की अधिकता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, उसी प्रकार से जो हमारा वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल को हम लोग 5 परत में बांट करके पढ़ते हैं। 5 परत में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल का सबसे निचला परत जो होता है क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपरी परत होता है बहिर्मंडल।
तो जो बहिर्मंडल होता ना, इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल में भी ये दो तत्वों की ही अधिकता होती है। मतलब सूर्य और वायुमंडल के बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता, साथ ही साथ वायुमंडल का जो सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर है, बाह्यमंडल है, उसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम की ही अधिकता होती है। ये दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे आइएगा, समझ गए। तो अब ये सब चीज आप याद रखिएगा भाई लोग, समझ गए, लिखना नहीं है, एकदम नोट में लिखा हुआ है, समझ गए। तो ये सब चीज है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो अपना पृथ्वी है, समझ गए, जो अपना पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के तीसरे सबसे नजदीक का ग्रह है। चलिए पृथ्वी के विषय में बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक चीज, सूर्य, सन, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, दूसरा नजदीक का ग्रह शुक्र, तीसरा नजदीक का ग्रह पृथ्वी, चौथा नजदीक का ग्रह मंगल, पांचवें नजदीक का ग्रह बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और सबसे लास्ट में वरुण, सबसे लास्ट में वरुण। क्लियर है ये बात। तो अब देखिएगा, थोड़ा थोड़ा बात जो है इन ग्रहों के विषय में जानते हैं। जो प्रश्न सीधे तौर पर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों को एक एक करके देखते हैं। एक चीज आप जानते होंगे भाई लोग, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। अब सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, तो आप हमको यह बात बताइए कि बुध सबसे गर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हां या ना? एकदम होना चाहिए, समझ गए। लेकिन ऐसा है नहीं है, नहीं है। बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, समझ गए। तो आप समझिएगा, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, लेकिन इसके बावजूद बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बुध सबसे गर्म ग्रह इस वजह से नहीं है क्योंकि बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, और वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण बुध ग्रह सूर्य के उष्मा को अवशोषित नहीं कर पाती है, और सूर्य के उष्मा को अवशोषित नहीं कर पाती है, जिस वजह से यह गर्म नहीं हो पाती है ज्यादा, जिस वजह से यह गर्म नहीं हो पाती है ज्यादा। बस यही कारण है कि बुध सूर्य के नजदीक होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बुध की पहली विशेषता यही है, सूर्य के सबसे नजदीक है। दूसरी विशेषता यह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तीसरी विशेषता यह है कि यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। चौथी विशेषता यह है कि इसमें चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती है, चंद्रमा की तरह कलाएं पाई जाती है। तो अब कलाएं क्या होती है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, चंद्रमा, चंद्रमा की अगर हम बात करें तो क्या आप चंद्रमा को हमेशा एक समान देखते हैं? चंद्रमा हमेशा एक समान होता है, हमेशा एक समान होता है वो, समझ गए। आप ही का मूड हमेशा पढ़ने का होता है? नहीं होता है। कभी पढ़ने का मूड होता है, कभी नहीं होता है, कभी ज्यादा पढ़ने का मूड होता है, कभी कम पढ़ने का मूड होता है, कभी बहुत ज्यादा पढ़ने का मूड होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ या ना? वैसे ही चंद्रमा की अगर हम बात करें तो कभी बहुत छोटा दिखाई देता है, समझ गए, कभी फिर इससे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, फिर इससे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, फिर इससे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, समझ गए, फिर जो है और थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, फिर इससे भी थोड़ा और ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, और एक समय ऐसा आता है कि पूरा दिखाई देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? होता है ना? ऐसा होता है। अगर आप आकाशीय पिंड को गौर करेंगे, रात को देखेंगे, हमेशा अवलोकन करेंगे, ये सब चीज सोचना चाहिए, करना चाहिए इंसान को, समझ गए। तो चंद्रमा कभी छोटा, कभी उससे बड़ा, उससे बड़ा, कभी सबसे बड़ा, समझ गए। तो ऐसा आपको दिखाई देता है। तो ये जो गुण चंद्रमा में पाया जाता है, इसी को कलाएं कहा जाता है, चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। और जो गुण चंद्रमा में है वो गुण बुध में भी है। अगर हम बुध ग्रह की भी बात करें तो बुध ग्रह को जो है आप हमेशा एक रूप नहीं देख सकते हैं, उसमें समरूपता नहीं होती है, बल्कि
उनके आकार में हमेशा भिन्नता होती है, कभी छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आप सभी को यह बात मालूम होगा, उपग्रह के विषय में भी हम आपको बताएं पिछले क्लास में, हमको पूरा याद है। उपग्रह बताएं कि नहीं बताएं? हाँ या ना? कौन दो ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और पृथ्वी के पास मंगल, सबसे अधिक उपग्रह शनि, कितना? 82। और इसके पश्चात बृहस्पति के पास 79, बृहस्पति के पास 70, फिर अरुण के पास 27, वरुण 14, वरुण 14। सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा डिमोस, सबसे बड़ा गैनीमेड, सबसे बड़ा गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति। ये जो बुध ग्रह है ना, गैनीमेड से छोटा है, समझिएगा, गैनीमेड से छोटा है। बुध ग्रह गैनीमेड से छोटा है, मतलब गैनीमेड उपग्रह बुध से भी बड़ा है, समझे, बुध ग्रह से भी बड़ा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन ऐसा उपग्रह है जो बुध ग्रह से बड़ा है, तो वह आपको गैनीमेड है, तो छोटा ग्रह है ये, समझिए, छोटा ग्रह है। तो ये सब इसकी विशेषता है, आप याद रखिएगा। बुध के बाद जो अगला ग्रह है वह आपको शुक्र है। वह आपको कौन है? शुक्र। शुक्र की अगर हम बात करें तो यह सूर्य से दूसरा सबसे निकट का ग्रह है, और यहां पर वायुमंडल पाया जाता है, यहां पर वायुमंडल पाया जाता है। और यहां के वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल है, यानी पृथ्वी पर का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन गैस? मार फटा से ठीक कर देंगे, हाँ, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पाया जाता है बकलोल, समझ गए, एकदम गए गुजरे हैं आप लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, कितना? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21%, लगभग 21%, समझिए, लगभग 21%। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03%, फिर आर्गन 0.093%। है या नहीं है? समझिए, तो ये चीज है। तो जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, N2 गैस 78% पाया जाता है, उसी प्रकार से जो शुक्र है, शुक्र के पास अपना वायुमंडल है, और शुक्र के वायुमंडल में CO2 सबसे ज्यादा पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अलग अलग बुक अलग अलग लिखता है। कोई बुक लिखता है 90% से अधिक, कोई बुक लिखता है 97%, कोई 97.5%। जो ऑथेंटिक बुक है उस बुक के अनुसार हम आपको यह बता दे कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 97.5% CO2 पाया जाता है। और आप देखिए पृथ्वी पर मात्र 0.03%, 0.038% CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और पूरे विश्व के नेता लगे हैं इसकी मात्रा को और कैसे कम किया जाए। अगर मान लीजिए CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो गर्मी क्या होगा? बढ़ेगा। गर्मी क्या होगा? बढ़ेगा। तो गर्मी में बढ़ोतरी ना हो, बताइए, 1% से भी कम पृथ्वी पर पाया जाता है, तब इतना अधिक गर्मी। अब वहां पर बताइए 97.5% से भी अधिक पाया जाता है, तो वहां पर आप अनुमान लगा लीजिए कितना गर्मी होता होगा। मानव रहने के योग्य है? एकदम नहीं है, समझ गए। तो यहां पर वायुमंडल पाया जाता है, और यहां के वायुमंडल में 97.5% CO2 पाया जाता है। और CO2 की उपस्थिति के कारण, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण सूर्य के उष्मा को यह ग्रह अवशोषित कर लेता है। सूर्य के उष्मा को यह ग्रह अवशोषित कर लेता है, और यह ग्रह अवशोषित कर लेता है, इसी वजह से यह ग्रह चमकने लगता है। जैसे आप समझिएगा, कपड़ा के दुकान पे गए हैं, कपड़ा लेने के लिए गए हैं, दुकान पे जाएंगे तो आप देखेंगे एकदम तरह तरह का लाइट लगा हुआ रहेगा, इधर से फॉक्स मारेगा, उधर से उधर से, समझ गए। तो कपड़ा पे लाइट पड़ता है ना, तो कपड़ा सुंदर और आकर्षक और चमकीला दिखाई देता है, और वह उसी लाइट के कारण, समझ गए, हम लोग एकदम पसंद कर लेते हैं। लेकिन उसी कपड़ा को जब नेचुरल लाइट में ला करके देखिएगा तो जितना पसंद आपको दुकान में आया था उतना पसंद नेचुरल लाइट में नहीं आएगा। ऐसा कभी अपने जीवन में अनुभव किए हैं?
किए हैं? ऐसा होता है। जो तेज तराक लोग होता है ना, क्या करता है जानते हैं? देखें, हम भी जो है एक बार मार्केटिंग करवाए अपनी बहन की शादी में, समझ गए, तो देखिए जो आंटी हमारी तेज तराक थी, वो एकदम लाइट से जो है बाहर निकाल के सब कपड़ा को देख रही थी, समझे, कि देख रही थी, ये तो नहीं कि लाइट में हमको ठग रहा है, समझे, तो ऐसा होता है, समझे। तो अब देखिए उष्मा पड़ता है, अवशोषित कर लेता है, चमकने लगता है। तो उसी प्रकार से शुक्र ग्रह सूर्य के उष्मा को अवशोषित करता है, चमकने लगता है। और जैसे कपड़ा लाइट की उपस्थिति के कारण जो है काफी आकर्षक सुंदर दिखाई देता है, वैसे शुक्र ग्रह भी काफी आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है, जिस वजह से इसे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह भी कहा जाता है, इसे सौरमंडल का परी भी कहा जाता है, समझ गए। और यूरोप महादेश के लोग, स्पेशली यूरोप महादेश यानी ब्रिटेन जैसे देश, आयरलैंड जैसे देश, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश, यूरोप महादेश के लोग परी समझकर, समझ गए, परी समझ करके इस ग्रह की पूजा किया करते हैं। क्या करते हैं? पूजा किया करते हैं। तो ये चीज है। तो जो शुक्र है यह सौरमंडल का सबसे गर्म, सबसे चमकीला और सबसे सुंदर ग्रह है। क्लियर है? अब इसके बाद शुक्र आकार में, समझ गए, आकार में शुक्र पृथ्वी के समान है, जिस वजह से शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, समझ गए, पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता, भगिनी, पृथ्वी की भगिनी भी जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्लियर है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, चीज है। अब अगली बात यह है कि आप याद कीजिए, सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, और 8 ग्रह में से 6 ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है, पश्चिम से पूरब, उसमें अपना पृथ्वी भी है, अपना पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है, इसी वजह से पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब में होता है। लेकिन अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम यानी पृथ्वी के ठीक विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, इसी वजह से शुक्र ग्रह पर जो सूर्योदय होता है वह आपको पश्चिम में होता है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन ऐसा ग्रह है जो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो वह है आपको शुक्र। साथ ही इसे भोर का तारा और सांझ का तारा यानी सुबह का तारा और शाम का तारा यानी मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो इसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो शुक्र के विषय में ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो आपको याद रखना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। ठीक है, अब आगे पृथ्वी। अब हम लोग पृथ्वी को देखेंगे, लेकिन पृथ्वी को देखने से पहले जो बुध और शुक्र बताएं एक बार याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, और किस ग्रह में कलाएं पाई जाती है? किसमें? बुध सबसे गर्म ग्रह है, क्यों नहीं है? वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण, समझ, वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण, समझ गए। और कौन ऐसा उपग्रह है जो बुध से बड़ा है? कौन है? आगे सूर्य के दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भागिनी, और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। और शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत? और कौन ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है उसके ठीक विपरीत दिशा में घूमती है? शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किधर होता है? किधर होता है? और शुक्र के अलावा एगो अरुण है, अरुण पर भी सूर्योदय कहां होता है? पश्चिम में। तो अरुण और शुक्र ये दोनों का डायरेक्शन एक जैसा ही होता है, पूरब से पश्चिम। फिर पृथ्वी का डायरेक्शन पश्चिम से पूरब। पृथ्वी के साथ साथ जो अन्य 5 ग्रह है शुक्र और अरुण को छोड़कर सबका डायरेक्शन पश्चिम से पूरब। क्लियर है? अब देखिएगा, अब हम लोग पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के तीसरे सबसे नजदीक का ग्रह है लेकिन अगर हम आकार की बात करें तो आकार में पृथ्वी का स्थान 5वां है। क्या है? 5वां। तो यहां पर थोड़ा सा भाई लोग देख लेते हैं आकार, डिस्टेंस के आधार पर तो हम लोग देख लिया आकार। अगर हम आकार के आधार पर देखें तो आकार के आधार पर सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपको बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। वहीं
बृहस्पति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा अपना पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल और आठवां बुध। आठवां बुध, समझ गए? मतलब आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध, पृथ्वी का स्थान पांचवा। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का तीसरा स्थान और आकार में पांचवा। आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। अब पृथ्वी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। पृथ्वी का आकार लगभग हम लोग गोलाकार मान लेते हैं, लेकिन परीक्षा में आएगा तो गोलाकार नहीं मारिएगा लधवक्ष गोलाब, या इसी को जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोड। इंग्लिश में जियोड और हिंदी में लधवक्ष गोलाब। समझ गए? लधवक्ष गोलाब, याद रखिएगा। अब देखिएगा भाई लोग, ये आपको मान लीजिए अपना पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी की अगर हम बात करें, बहुत बार हम आपको ये बात बताए हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाए हैं। इसके बाद कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है, वहां पर भी हाल फिलहाल में भी हम आपको ये बात बताए हैं। कोई भी जो मानचित्र होता है उस पर दो प्रकार का लाइन खींचा हुआ होता है, एक उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरा पूरब से पश्चिम की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइन होती है वो कौन सी होती है? कौन? देशांतर। और पूरब से पश्चिम देशांतर रेखा कितना? 360। अक्षांश 170, अगर वो ना हो तो 180। समझ गए? तो अब देखिएगा भाई लोग, अक्षांश रेखाओं में ही एक अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र से होकर गुजरती है। अब एक बात बताइएगा आप हमको, वैसी रेखा जो किसी वृत्त के केंद्र से गुजरे उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है या नहीं बांटता? हाँ या ना? जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है या नहीं बांटता है? बांटता है। उसी प्रकार से जो विषुवत रेखा होता है वह पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटता है या नहीं बांटता है? एकदम बांटता है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटता है। इससे ऊपर जाइएगा तो दक्षिणी गोलार्ध होता है, दक्षिणी होता है ना? क्या होता है? उत्तरी होता है। समझ गए? नीचे आते हैं तो दक्षिणी, नीचे आते हैं तो दक्षिणी, याद रखिएगा। समझ गए? और एक बात बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं ना? नहीं ना? समझ गए? तो ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। समझ गए? ये दक्षिणी गोलार्ध है। देखिए अब समझिएगा, एक चीज समझिएगा भाई लोग, यहां पर आपको एक बात समझना है कि ये जो विषुवत रेखा है ना, जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप उत्तरी गोलार्ध में जाते जाइएगा या दक्षिणी गोलार्ध में जाते जाइएगा, और जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाइएगा वैसे वैसे ये जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। उसकी लंबाई घटती जाती है। तो ये जो विषुवत रेखा है इसकी लंबाई 12,756 किलोमीटर है। कितना है? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा की लंबाई 12,756 किलोमीटर, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई बढ़ती है या घटती है? क्या होती है? घटती है। और ध्रुवीय क्षेत्र में जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई 12,713 किलोमीटर होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई 12,713 किलोमीटर। अब क्या हम ये बात कह सकते हैं कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ये व्यास हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना?
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। यह बात हम कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। समझिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। अब पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। अब आपसे क्या करता है, कभी कताल आपके परीक्षा में विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच कितना अंतर है ये पूछता है। तो अंतर पूछेगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, 12,756 में से 12,713 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 43। मतलब पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर? कितना? 43 किलोमीटर का अंतर। कोई दिक्कत? पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा भाई लोग, अगर हम पृथ्वी की बात करें और कभी ग्लोब देखे हैं आप लोग? ग्लोब मानचित्र की बात नहीं, ग्लोब देखे हैं? ग्लोब जब आप लीजिएगा तो ग्लोब में पृथ्वी को सीधा दिखाया गया नहीं, तिरछा दिखाया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधा नहीं है, समझिएगा। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर है? और इसी वजह से जब आप ग्लोब लेते हैं वह आपको झुका हुआ दिखाई देता है, झुका हुआ दिखाई पड़ता है, और ग्लोब झुका हुआ ही होता है, यानी पृथ्वी उसी रूप में है एक प्रकार से कहिए तो। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। बस यही कारण है कि दिन और रात की अवधि बड़ा या छोटा होता है। दिन और रात की अवधि बड़ा या छोटा। अब देखिए, दिन या रात का अवधि कब बड़ा कब छोटा होता है इसको आप समझिएगा। देखिए, एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा। अब जो 24 घंटा होता है, इस 24 घंटा में सामान्य तौर पर दिन 12 घंटा का और रात 12 घंटा का और रात 12 घंटा का। कभी क्या होता है जानते हैं? कभी काल ये होता है कि दिन जो होता है ना 12 घंटा के बदला 12 घंटा 10 मिनट का हो जाता है, और जो रात जो होता है 12 घंटा के बदला जब दिन 12 घंटा 10 मिनट का हो गया तो रात कितना का हो सकता है? 11 घंटा 50 मिनट। 11 घंटा 50 मिनट। तो दिन बड़ा हुआ या नहीं हुआ? रात की तुलना में देखिए तो दिन बड़ा हुआ या नहीं हुआ? अरे छोटा सा 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट बड़ा हुआ या नहीं हुआ? तो दिन बड़ा हुआ, रात छोटा हुआ। तो यही कहा जाता है दिन बड़ा हो गया, रात छोटा हो गया। वही 5 10 15 20 मिनट का अंतर होता है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं होता है। समझिएगा। कभी आप देखते होंगे सूर्योदय 6:05 पर होता है, और कभी आप देखते होंगे 5:55 पर होता है, और कभी आप देखते होंगे 6:15 पर होता है। कभी सूर्यास्त 5:45 पर होता होगा, कभी 6 बजे होता होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा गौर किए हैं कभी अपने जीवन में? गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा 2-4-5 मिनट का अंतर होते रहता है। तो ये जो अंतर होता है ना 2-4-5 मिनट का, इसी को कहा जाता दिन बड़ा हो गया, रात छोटा हो गया। समझ गए? तो अब समझिएगा कब दिन बड़ा होता है, कब रात छोटा होता है। तो ये जो दिन बड़ा और रात छोटा होता है उसका कारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है, बस यही कारण है कि दिन बड़ा रात छोटा, रात बड़ा दिन छोटा होता है। क्लियर है ये बात? चलिए अब देखिएगा भाई लोग, ये आपको उत्तरी गोलार्ध है, ये आपको दक्षिणी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध में दिन कब बड़ा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन कब बड़ा होता है, कब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, ये सब बात हम लोगों को समझना है। तो अब देखिएगा भाई लोग, अगर हम सूर्य के किरणों को देखें तो सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, मतलब सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। और आप एक बात समझिएगा, जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा तो रात स्वतः क्या हो जाएगा? छोटा। रात स्वतः क्या हो जाएगा? छोटा। और इसका ठीक विपरीत स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होता है। मतलब अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा है,
मतलब इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा, दिन सबसे छोटा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब? 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा कब? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में जो दिन बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में वो सबसे छोटा दिन होगा। अब देखिए 1 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, जिस वजह से इसे हम लोग कर्क संक्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। मतलब कर्क संक्रांति की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो कर्क संक्रांति की स्थिति 21 जून को उत्पन्न होती है। इसके बाद अगर हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती है, और 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती है। इसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा होता है, दिन सबसे बड़ा होता है। और जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे छोटी। वहीं अगर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में छोटा। यानी दक्षिणी गोलार्ध का ठीक विपरीत स्थिति कब हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। मतलब हम क्या कह सकते हैं? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, क्लियर। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में दिन। यह बात समझ में आया? कुछ आया ना? समझ, ये चीज हो गया। अब देखिए 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, जिस वजह से इसे हम लोग मकर संक्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। तो इसको मकर संक्रांति भी कहा जाता है। मतलब मकर संक्रांति की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो मकर संक्रांति की स्थिति 22 दिसंबर को उत्पन्न होती है। अब विषुवत रेखा, अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो 2 दिन वर्ष में, एक साल में 365 दिन में 2 दिन विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। वो 2 दिन, एक है 21 मार्च और दूसरा की हम बात करें तो 23 सितंबर, समझ गए? 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। और जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो ये दोनों तिथि को, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में, मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि एक समान होती है। इस तिथि को दिन 12 घंटा, रात 12 घंटा, बस यही 2 तिथि होता है जब दिन 12 घंटा और रात 12 घंटा। इसके अलावा कभी ऐसा नहीं होता है। ये 2 तिथि को आपको पूरे पृथ्वी पर, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो, दक्षिणी गोलार्ध हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो, इस 2 तिथि को हर जगह दिन और रात की अवधि समान होती है, दिन 12 घंटा, रात 12 घंटा। अब देखिए, आप याद कीजिए, थोड़ा सा आप याद कीजिए, मौसम को याद कीजिएगा। 21 मार्च के समय बसंत ऋतु होता है लगभग में, उस समय में उतना गर्मी नहीं होता है, समझ गए। और 23 सितंबर, समझ गए, शरद ऋतु है। वर्षा ऋतु तो 15 सितंबर को खत्म हो जाता है, वर्षा ऋतु 15 सितंबर को खत्म हो जाता है। उसके बाद 16 सितंबर से शरद ऋतु की शुरुआत होती है, समझ गए। तो अब देखिएगा 21 मार्च को बसंत मौसम होता है, समझ गए, और 23 सितंबर को जो है आपको शरद ऋतु होता है। तो 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है, इसको हम लोग बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें पुनः विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसको हम लोग शरद विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? शरद विषुव। मतलब शरद विषुव की स्थिति 23 सितंबर और बसंत विषुव की स्थिति 21 मार्च। बसंत विषुव की स्थिति 21 मार्च। तो कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषुव, शरद विषुव कब
उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, कब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा, कब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा, कब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि एक समान होती है। यह बात क्लियर हुआ, हाँ या ना? चलिए, तो भाई लोग आशा करते हैं आप ये सब बात क्या किए होंगे, समझे होंगे। समझे हैं कि नहीं समझे, हाँ या ना? तो ये सब पृथ्वी के विषय में हुआ। किसके विषय में? पृथ्वी। समझ गए? पृथ्वी के बाद आगे है भाई लोग मंगल। तो अब हम लोग थोड़ा सा मंगल को देखते हैं। मंगल ग्रह की हम बात करें तो जैसे पृथ्वी पर मौसम परिवर्तित होता है, आप देखते होंगे भारत में कभी ग्रीष्म ऋतु होता है, कभी शरद ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, और पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर मौसम परिवर्तित होता है। समझ गए? तो जिस प्रकार से पूरे पृथ्वी पर मौसम परिवर्तित होता है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह पर भी मौसम परिवर्तित होता है। और मंगल ग्रह पर भी मौसम परिवर्तित होता है। इसी वजह से विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि पृथ्वी के बाद अगर कोई दूसरा ग्रह हो सकता है जिस पर मानव निवास करे, तो वह आपको मंगल हो सकता है। कौन हो सकता है? मंगल। जिस प्रकार से पृथ्वी मानवों के रहने के लिए अनुकूलतम है, उसी प्रकार से मंगल भी मानवों के रहने के लिए अनुकूलतम बनाया जा सकता है। मंगल में ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशन है मंगल के ऊपर कि मानव रह सकता है। समझ गए? लेकिन मंगल पर अगर मानव रहेगा, पृथ्वी पर एक वर्ष 365 दिन, मंगल पर एक वर्ष 687 दिन। समझ, 687 दिन का होगा, काहे कि मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। समझ गए? तो ये चीज है। तो अब देखिएगा भाई लोग, आप सभी जानते होंगे ये बात, मंगल एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी के अलावा जिस पर जीवन बसने की संभावना है। और एक बात पृथ्वी के विषय में और याद रख लीजिएगा, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। और अद्भुत ग्रह पृथ्वी को इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सौर मंडल में 8 ग्रह में से एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर मानव निवास करता है। इसके अलावा किसी भी ग्रह पर मानव निवास नहीं करता है। इसी वजह से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल जीवन बसने की संभावना है। समझ गए? लाल ग्रह है। इसके बाद आगे बृहस्पति है। बृहस्पति की हम बात करें तो बृहस्पति आप सभी जानते हैं आकार में सबसे क्या है? आकार में सबसे बड़ा है। समझ गए? और पीला ग्रह है। समझे? पीला ग्रह है। और सभी ग्रहों में सबसे कम देरी में, सबसे कम समय में अपने अक्ष पर चक्कर यही लगाता है। 9 पॉइंट समथिंग घंटा में अपने अक्ष पर चक्कर सबसे कम समय में बृहस्पति ही लगाता है। वहीं सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय बुध और सबसे ज्यादा समय वरुण। सबसे ज्यादा समय वरुण। तो आप इस बात को याद रखें, सबसे कम समय में अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगाता है वह है आपको कौन? बृहस्पति। वह आपको बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि है। शनि की हम बात करें तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है आपको कौन? बृहस्पति। पानी पर यह ग्रह तैर सकता है, काफी कम घनत्व होता है। हाँ, शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। और शनि की हम बात करें तो जो शनि ग्रह है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके तरफ जो है ना वलय रिंग पाया जाता है। कौन चीज का रिंग पाया जाता है? तो इसके चारों तरफ हिम और धूलकण। हिम का मतलब बर्फ और धूलकण का मतलब गंदगी हुआ। समझ गए? तो बर्फ और धूलकण का वलय रिंग पाया जाता है। मतलब शनि ग्रह को जो है ना चारों तरफ, जैसे कि एक रिंग, अंगूठी अगर मान लीजिए हम उंगली में पहने हुए हैं तो अंगूठी हमारे उंगली को चारों तरफ से घेर लेता है या नहीं घेर लेता है? हाँ या ना? जैसे एक अंगूठी हमारे उंगली को चारों तरफ से घेर लेता है, वैसे ही जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह को हिम और धूलकण का टुकड़ा चारों तरफ से घेरे हुए है। चारों तरफ से घेरे हुए है, यह इस ग्रह की विशेषता है। और आपसे आपके परीक्षा में कई दफा पूछा गया है कौन ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ हिम और धूलकण के वलय पाए जाते हैं? तो वह आपको कौन है? शनि। और इसमें वलय की संख्या 7 है एनसीईआरटी के अनुसार। और दूसरा बुक अगर आप पढ़ेंगे तो वो लिखता है 10 है, वलय की संख्या 10 है। एनसीईआरटी लिखता है शनि के चारों तरफ वलय की संख्या 7
और दूसरा बुक लिखता है वलय की संख्या 10, वलय की संख्या 10। तो आप इस बात को याद रखने का प्रयास करेंगे, जो बात हम बोले हैं, समझ गए। इसके बाद अरुण है। अरुण की हम बात करें तो अरुण और वरुण दोनों को सहोदर भाई कहा जाता है। और अरुण ग्रह अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा लेटा हुआ है और यह 0 डिग्री कोण बनाता है, 0 डिग्री कोण बनाता है, जिस वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। वरुण सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है, समझ गए, सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये सब तमाम बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो कुछ बात समझ में आया? चलिए तो आइए, कहां तक याद करवा दिए थे? ये सब याद करवा दिए थे ना? ये सब याद करवाए हुए, ये सब याद करवाना है ना। चलिए, शुक्र तक भी हो गया। पृथ्वी के विषय में याद करवाना है। पृथ्वी बताइएगा, आकार में भी याद करवा दिए, ठीक है। पृथ्वी, चलिए आइएगा यहां पे भाई लोग, बताइएगा आप हमको कि आपको पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर? 12,700। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर? 43 किलोमीटर का अंतर, समझ गए। चलिए इसके बाद बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब? दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब? पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कब कब एक समान हो? 21 मार्च और कर्क संक्रांति की स्थिति कब होती है? कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषुव, शरद विषुव। इतना बात क्लियर? चलिए, तो अब बताइएगा भाई लोग, इसके बाद आगे बताइएगा, अद्भुत ग्रह किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पृथ्वी के अलावा किस और ग्रह पर मानव बसने की संभावना? किस ग्रह पर? देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कभी काल क्या करता है जानते हैं? पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछ देता है। मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, दूसरा नजदीक कौन है, तीसरा नजदीक कौन है। तो पृथ्वी के एक साइड मंगल है, दूसरे साइड शुक्र है। मतलब पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में है, जिसमें पृथ्वी नजदीक है शुक्र के। किसके नजदीक है? शुक्र। शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध, और बुध के बाद बृहस्पति, समझ गए। तो इस क्रम को भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में? शुक्र और मंगल। पृथ्वी के नजदीक का ग्रह, दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह, तीसरा सबसे नजदीक का, चौथा सबसे नजदीक। चौथा तक याद रख लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सब पूछेगा चौथा तक, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, समझ गए। लाल ग्रह किसको कहते हैं? लाल ग्रह मानव बसने की संभावना, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे कम समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर लग, कौन है? बृहस्पति है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। और किस ग्रह के चारों तरफ वलय पाया जाता है? किसके चारों तरफ? लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, सबसे दूर का ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। इतना बात क्लियर? चलिए अब देखिएगा भाई लोग, यहां पर थोड़ा सा और समझते, यहां पर और समझना था। चंद्रमा, चंद्रमा की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जैसे सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है, वैसे ही पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा। और एक बात बताइएगा भाई लोग, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो जो अपना ग्रह पृथ्वी है, कितने प्रकार का गति करता है? कितने प्रकार का? कौन कौन? घूर्णन और दिन और रात। किस कारण? दिन और रात, ऋतु परिवर्तन, ये सब बात बताए हैं ना। तो चलिए समझिएगा। अब चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है और साथ ही साथ पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। चंद्रमा
जो अपने अक्ष पर घूमता है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में 27 दिन से थोड़ा अधिक समय लगता है। 27.3 दिन, 27.3 दिन। इतना ही अवधि में चंद्रमा पृथ्वी की भी परिक्रमा कर लेता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर भी 27.3 दिन में ही, और चंद्रमा पृथ्वी की भी परिक्रमा 27.3 दिन में ही कर लेता है। मतलब चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों एक समान है, दोनों एक समान है। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल चलिए, तो चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों एक समान है। इसी वजह से कभी भी हम पूर्ण चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं। क्या आप पूरा चंद्रमा को देख लेते हैं? नहीं, समझ गए, एकदम नहीं। अधिकतम, अधिकतम की हम बात कर रहे हैं, अधिकतम आप चंद्रमा के 59% भाग को देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए? अधिकतम आप चंद्रमा के 59% भाग को देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 41% भाग को आप कभी भी जीवन में चंद्रमा का नहीं देख पाएंगे। सिर्फ इतना प्रतिशत भूभाग को ही आप देख पाते हैं। समझ गए? सिर्फ 59। समझ गए? और ऐसा ये जो चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल दोनों एक समान है, इसी कारण हम लोग चंद्रमा के सिर्फ कुछ ही भाग को देख पाते हैं, अदर साइड को हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी उस पर अपना परछाया बना देता है। पृथ्वी उस पर अपना परछाया बना देता है। समझ गए? ये कारण है। आप